मीना के पति चंदर ने उसे घर से निकाल दिया था। आधी रात हो चुकी थी। मीना अपनी तीनों बेटियों के साथ एक दुकान की शेड के नीचे छिपने की कोशिश कर रही थी। बहुत तेज बारिश हो रही थी। जोर जोर से बादल गरज रहे थे। मीना अपनी बेटियों के साथ बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दुकान की छोटी सी शेड उन्हें नहीं बचाती। वो तीनों बुरी तरह से भीग गई। माँ, पापा ने हमें घर से क्यों निकाल दिया? पापा से कहो न कि हमें घर में आने दे। इस बारिश में हम कब तक भीगते रहेंगे? ध्रुवी की बात सुनकर मीना की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। तभी उर्मी ने कहा, ध्रुवी, बाबा हमारे लिए नई माँ ले आए हैं, इसलिए बाबा ने हमें घर से निकाल दिया है। लेकिन बाबा हमारे लिए नई माँ क्यों ले आए? हमारी माँ तो ये है ना। उर्मी, बाबा को अब हम लोगों के साथ नहीं रहना था, इसलिए उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। वे अब हमारी नई माँ के साथ ही रहेंगे। तो हम सब कहाँ जाएंगे? माँ तुम बताओ ना, अब हम कहाँ जाएंगे? ध्रुवी बेटी, हम कहाँ जाएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर वाला हमारे लिए कोई न कोई इंतजाम जरूर कर देगा। मीना अपनी तीनों बेटियों के साथ रात भर उसी दुकान की शेड के नीचे खड़ी रही। रात भर बारिश होती रही और सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया। दूसरे दिन सुबह बारिश बंद हुई। मीना ने ध्रुवी को गोद में उठा लिया और पूर्वी और उर्मी के साथ पानी में चलकर सड़क के किनारे आई। पूर्वी बेटी, तुम उर्मी और ध्रुवी का ध्यान रखना। मैं खाने की तलाश में जा रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। तब तक तुम तीनों सड़क के किनारे यहीं बैठो। ठीक है माँ। मीना खाने की तलाश में भटकने लगती है। उसने कई घरों में जा जाकर कुछ खाने के लिए मांगा, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। चलते चलते मीना एक बड़े से बंगले के बाहर पहुंची। बंगले को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई बड़ा जलसा हुआ हो। उसने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन उसे गार्ड ने बाहर ही रोक दिया। कौन हो तुम? है किससे मिलना है? साहब मैं बहुत गरीब हूँ, खाने की तलाश में भटक रही हूँ। मेरी तीन बेटियां हैं, उन्हें बहुत भूख लगी है। साहब मुझे अंदर जाने दो। मीना बंगले के अंदर जाने की कोशिश करने लगी और गार्ड उसे रोकने लगा। शोर शराबा सुनकर बंगले की मालकिन बाहर आई और उसने मीना को अंदर बुलाया। क्या बात है, कौन हो तुम? मीना ने उसे सारी बात बताई। ठीक है, तुम्हें खाना मिल जाएगा, लेकिन पहले सारे जूठे बर्तन साफ करने होंगे। मीना ने देखा कि वहां बहुत सारे जूठे बर्तनों का अंबार लगा हुआ था। मीना ने सोचा कि इतने सारे बर्तन धोते धोते तो रात हो जाएगी। उसने मालकिन से कहा, मालकिन मैं अपनी तीनों बेटियों को लेकर अभी आती हूँ, फिर हम चारों मिलकर सारे बर्तन साफ कर देंगे। ठीक है। मीना भाग कर गई और अपनी तीनों बेटियों को लेकर वापस उस बंगले में आई। मीना ने जूठे बर्तनों को साफ करना शुरू किया। उसकी तीनों बेटियां पूर्वी, उर्मी और ध्रुवी भी उसकी मदद करने लगी। कुछ घंटों में उन चारों ने सारे बर्तन साफ कर दिए, जिसके बाद मालकिन ने उन्हें खाना दिया। कितना अच्छा खाना है ना माँ? क्या ऐसा खाना हमें रोज नहीं मिल सकता? ध्रुवी बेटी, ऐसा खाना तो क्या हमें रोज खाना नसीब भी होगा ये भी नहीं पता। माँ, हम यही काम क्यों नहीं मांग लेते? अगर हमें यही काम मिल जाएगा तो कम से कम हमें भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। तू ठीक कह रही है पूर्वी। खाना खाने के बाद मीना ने मालकिन से काम मांगा। मालकिन ने उसे काम पर रख लिया। मीना और उसकी तीनों बेटियां बंगले का सारा काम करती। साफ सफाई, खाना बनाना, कपड़े धोना, इन सारे काम में मीना की तीनों बेटियां उसकी मदद करती। मीना बंगले से थोड़ी दूर बसी झुग्गियों में रहने लगी थी। मालकिन की एक बेटी थी जिसका नाम था तारा। तारा स्कूल जाया करती थी। एक दिन तारा ने अपनी कुछ पुरानी किताबें मीना को देते हुए कहा, इसे कबाड़ी में बेच दो। लेकिन इन किताबों को कबाड़ी में क्यों बेचना? क्योंकि ये किताबें मेरी किसी काम की नहीं है। मीना ने उन किताबों को अपने पास रख लिया और घर आकर अपनी तीनों बेटियों को दिया। मीना की तीनों बेटियों ने किताबें पढ़नी शुरू की। धीरे धीरे उन्हें किताब पढ़ने में मजा आने लगा। एक दिन मीना अपनी तीनों बेटियों के साथ बंगले में साफ सफाई का काम कर रही थी। तभी तारा ने टीवी ऑन किया। टीवी पर एक सीरियल आ रहा था जिसका नाम था फौजी। सीरियल में ढेर सारे फौजी वर्दी पहनकर बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ रहे थे। मीना की तीनों बेटियां वो सीरियल देखने लगी। तभी ध्रुवी ने मीना से पूछा, माँ, ये लोग कौन है और सबने एक जैसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सबके हाथों में बंदूकें क्यों हैं? ध्रुवी बेटी, ये सब फौजी हैं। फौजी हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसलिए इनके हाथ में बंदूकें हैं। इन्हीं बंदूकों से वो दुश्मन को मार गिराते हैं। माँ, मैं भी फौजी बनूंगी। हाँ माँ, मैं भी फौजी बनूंगी। माँ, हम तीनों बहनें फौजी बनेंगी और दुश्मनों के छक्के छुड़ाएंगी। शाबाश मेरी बच्चियों, तुम लोग अपने मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़ना। सफलता एक दिन तुम्हारे कदम चूमेगी। मीना की तीनों बेटियां अब कड़ी मेहनत करने लगी। वे तारा की पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। मीना ने उनका नाम सरकारी स्कूल में लिखवा दिया। वे तीनों अब स्कूल जाती और बाकी बचे समय में मीना के काम में उसकी मदद करती। तीनों रात भर जाग जाग कर पढ़ाई करती। तीनों को कड़ी मेहनत करता देखकर मीना बहुत खुश होती और दिन रात उनकी सफलता के लिए भगवान से दुआएं मांगा करती।
धीरे धीरे मीना की तीनों बेटियों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली। माँ, फौज में भर्ती होने के लिए आगे और पढ़ाई करनी होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं, उर्मी और ध्रुवी, हम तीनों ने अपने लिए पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लिया है। हम कॉलेज से आने के बाद अपने अपने काम पर जाया करेंगे और उनसे जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। हम कुछ भी करके अपना फौजी बनने का सपना जरूर पूरा करेंगे। पूर्वी बेटी, मुझे गर्व है कि तुम तीनों ने मेरी कोख से जन्म लिया। खूब मेहनत करो और खूब आगे बढ़ो मेरी बच्चियों। तीनों बहनों को बड़े स्टोर रूम में सेल्स गर्ल की जॉब मिल गई थी। अब वो तीनों पार्ट टाइम जॉब करने लगी और अपनी पढ़ाई जारी रखी। धीरे धीरे अपनी मेहनत और लगन से तीनों ने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली और बहुत जल्द वो तीनों फौजी बन गई। तीनों ने मीना के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। माँ, हमें आशीर्वाद दो कि हम देश के प्रति अपना फर्ज पूरा कर सके और पूरी दुनिया में अपने देश का नाम रोशन कर सके। जीती रहो मेरी बच्चियों। भगवान तुम लोगों को दुश्मन से लड़ने के लिए फौलादी शक्तियां दे। जाओ मेरी बच्चियों, भारत माता की रक्षा करना। पूर्वी, उर्मी और ध्रुवी तीनों बहनें अपने अपने हथियार लेकर अपनी ड्यूटी पर निकल जाती हैं। तीनों को अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया था। तीनों जी जान लगाकर देश की सेवा कर रही थी। इसी तरह दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद 15 अगस्त आने ही वाला था कि अचानक से बहुत मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश कई दिनों तक नहीं रुकी। शहर में बाढ़ आ गई थी। लोगों के घरों में पानी भर गया था। गाड़ियां, दुकानें, मवेशी सब डूबने लगे थे। आम लोगों को बाढ़ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर दुश्मनों ने बाढ़ के पानी में बमबारी शुरू कर दी। ऐसे में पूर्वी, उर्मी और ध्रुवी को बाढ़ से आम लोगों को बचाने की जिम्मेदारी दी गई। पूर्वी, उर्मी और ध्रुवी, तुम तीनों को खास जिम्मेदारी दी जाती है। यस सर, हमें क्या करना होगा? अपने देश के लिए हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे। शहर में बाढ़ आ गई है। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है। तुम तीनों को बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालना होगा और उन्हें सुरक्षित जगहों पर बने राहत कैंप में लाना होगा। 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त से पहले हमें सभी नागरिकों को सुरक्षित बचाना होगा। यस सर, हम तीनों ऐसा ही करेंगे। तीनों बहनें भीषण बारिश और भयानक बाढ़ में चल देती हैं और लोगों को बाढ़ के पानी से बाहर निकालकर उन्हें राहत कैंपों में लाती हैं। कई लोगों को वो तीनों हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करती हैं और उन तक राहत सामग्री पहुंचाती हैं। जान माल की रक्षा करते करते तीनों बहनें अपने पिता के घर पहुंचती हैं। पूर्वी दीदी, ये तो हमारा घर है, लेकिन हमारा घर पानी में डूब गया है। बाबा कहीं नहीं दिखाई दे रहे। हमें घर के अंदर जाकर देखना होगा। तीनों बहनें बाढ़ के पानी में तैरकर घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उनके पिता चंदर और उनकी सौतीली माँ बीना घर के अंदर थे। वो दोनों बाढ़ के पानी में बेहोश हो गए थे। पूर्वी और उर्मी उन्हें अपनी पीठ पर लादकर बाहर लाते हैं और राहत शिविर ले जाते हैं। वहाँ तीनों बहनें उनका प्राथमिक उपचार करती हैं, जिसके बाद चंदर और बीना को होश आ जाता है। बाबा, आप ठीक तो है ना? पूर्वी बेटी, उर्मी, ध्रुवी, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबा, माँ घर पर है। चंदर जब देखता है कि उसकी तीनों बेटियां फौजी बन गई हैं तो बहुत खुश होता है। साथ ही उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है। वो उनसे घर चलने के लिए कहता है। बाबा, अब तो पूरा देश ही हमारा घर है। देश की रक्षा करना ही हमारा असली कर्तव्य है। आप यहाँ आराम कीजिए। हमें दुश्मनों के दांत खट्टे करने जाना होगा। सभी नागरिकों की जान बचाने के बाद तीनों बहनें दुश्मनों से लोहा लेती हैं और उनके चक्के चुरा लेती हैं। दुश्मन पीठ दिखाकर भागने पर मजबूर हो जाता है। धीरे धीरे बाढ़ का पानी भी निकल जाता है। 15 अगस्त से पहले शहर में सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो जाता है। मीना की तीनों फौजी बेटियां 15 अगस्त के दिन झंडा फहराती हैं और उन्हें वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। सुपर्णा को सुबह सुबह पेट दर्द होने लगता है। उसके पेट में गैस हो गई है। आय हाय, ये कल रात के राजमा चावल खाने का नतीजा है। अब इसे निकालना पड़ेगा। सुपर्णा हाथ में लोटा लेकर घर से निकल जाती है। घर से थोड़ी दूर एक तालाब के किनारे पॉलीथीन से घिरा हुआ शौचालय है उन लोगों का। इसीलिए उस शौचालय का दरवाजा ठीक से बंद नहीं होता है। सुपर्णा जल्दी जल्दी वहां जाती है और जोर से दरवाजा खोल देती है और जोर से चिल्लाती है, हाय राम, ये क्या देख लिया मैंने। असल में शौचालय में उसका ससुर मोतीलाल बैठकर शौच कर रहा था। सुपर्णा ने वही देख लिया। मोतीलाल भी शर्म के मारे शौचालय से उठ गया और कपड़े पहनकर बाहर आ गया। क्या बहू, घुसने से पहले एक बार पूछ तो लेती। असल में बहुत जोर से लगी थी बाबूजी। जो भी है, ये बात किसी को बताना मत। सुपर्णा बहुत शर्मा गई। वो शहर की लड़की है, उसे इन सब बातों की आदत नहीं है। सुपर्णा बहुत भोली भाली लड़की है।
अंकुश से प्यार करते वक्त उसके दिमाग में ये नहीं आया था कि अंकुश का घर गांव में है। सुपर्णा, गांव और शहर में बहुत अंतर होता है। मेरा घर गांव में है, तुम वहां जाके रह पाओगी ना? प्यार के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ अंकुश। लेकिन सुपर्णा को ये नहीं पता था कि प्यार के लिए अपनी इज्जत को भी दांव पर लगाना पड़ेगा। शादी के बाद सुपर्णा एक लंबा सा रास्ता तय करके इस घर में आई। रास्ते में ही उसे बहुत तेज टॉयलेट लगी थी। अंकुश ने कहा था, सुपर्णा, यही किसी झाड़ी के पीछे कर लो। नहीं नहीं, मुझे बाहर खुले में ये सब करने की आदत नहीं है, मैं तुम्हारे घर पहुंचकर ही करूंगी। अंकुश अपने ही मन में सोचने लगा। अरे, अब इसे कैसे बताऊं कि मेरे घर पे भी शौचालय नहीं है, झाड़ियों में ही जाना पड़ता है। अंकुश ने कुछ नहीं बोला। वो दोनों घर पहुंच गए और सुपर्णा टॉयलेट करने के लिए बाथरूम ढूंढने लगी। माँ जी, बाथरूम कहाँ है? मुझे टॉयलेट जाना है। ये सुनकर सुपर्णा की सास बिमला ने कहा, बाथरूम? अंकुश ने तुम्हें कुछ कहा नहीं? हमारे घर में बाथरूम नहीं है, झाड़ियों में जाना होगा। ये सुनकर सुपर्णा चौंक गई। उस दिन कैसे भी करके सुपर्णा झाड़ियों के पीछे जाकर टॉयलेट कर लेती है। लेकिन रात को वो अंकुश से कहने लगी, देखो अंकुश, मैं सब कुछ मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन बाहर शौच नहीं कर सकती। तुम जल्दी से कुछ इंतजाम करो। अगले दिन सुबह सुबह सुपर्णा को शौच के लिए खेत में जाना पड़ा। तभी भी ठीक से सुबह नहीं हुई थी। चारों तरफ अंधेरा था और खेत में बड़ी बड़ी घास होने की वजह से ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे, ये बॉम्ब फटने की आवाज कहाँ से आ रही है? तभी एक बुढ़े ने कहा, ये बॉम्ब फटने की आवाज नहीं है बहू, ये मेरे पेट में से आ रही है। वाह, कितने सुंदर हो तुम। शहर की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। सुपर्णा डर गई। असल में गांव का एक बुढ़ा वहीं पर बैठकर शौच कर रहा था। अंधेरे में सुपर्णा उसी के पास जाकर बैठ गई। सुपर्णा डर के मारे वहां से दौड़कर भाग गई और घर लौटकर अंकुश को ये बात बताई। अंकुश ने उसके माता पिता से कहा, पिताजी, सुपर्णा शहर की लड़की है, उसे एक शौचालय की जरूरत है। लेकिन हमारे घर के अंदर शौचालय नहीं बन सकता, यही हमारी परंपरा है। अरे, ये सब पुराने ख्यालात हैं माँ। पिताजी, आप तो कुछ कहिए। मोतीलाल ने कहा, हाँ, वैसे हमें भी खेत में जाने में तकलीफ तो होती है। ठीक है, घर में नहीं तो उस तालाब के पास एक शौचालय बनाएंगे। तालाब के पास पॉलीथीन से ढका हुआ एक शौचालय बन गया। लेकिन सुपर्णा इससे पूरी तरह खुश नहीं हुई, क्योंकि हर बार शौच करने के लिए उसे इतनी दूर जाना पड़ रहा था। और ऊपर से पॉलीथीन का शौचालय कभी भी टूट सकता है, तेज हवा में टूट सकता है। पहले दिन सुपर्णा शौचालय में घुसी और देखा कि इसका दरवाजा ठीक से लॉक नहीं होता। अरे, ये कैसा शौचालय है? दरवाजा बंद नहीं होगा तो शांति से शौच कैसे करूंगी? शौचालय के बाहर मोतीलाल खड़ा हुआ था। उसने कहा, दरवाजे को पकड़े रहो बहू, कुछ नहीं होगा, और थोड़ा जल्दी करो, मुझे भी जाना है। सुपर्णा किसी भी तरह दरवाजा पकड़कर शौच करने लगी। ऐसे कुछ दिन बीत गए। मोतीलाल को पेट की समस्या थी, इसलिए उसे बार बार शौचालय जाना पड़ता था। इसकी वजह से सुपर्णा जब भी शौचालय जाती थी, मोतीलाल अंदर होता था। बाबूजी, आप हो क्या अंदर? हाँ बहू, थोड़ा पेट खराब हो गया है मेरा। ऐसे ही सुपर्णा को बाहर खड़े रहकर इंतजार करना होता था। आसपास के लोग ये सब देखकर हंसते थे। अरे वो देखो, शहर की लड़की शौचालय में घुसने के लिए खड़ी है। अरे, शहर की लड़कियां ऐसी ही होती है, खड़े रहेंगे लेकिन खेत में नहीं जाएंगे। हमारी बहुएं तो बहुत अच्छी है। सुपर्णा ये सब सुनती थी और चुपचाप खड़ी रहती थी। और ऐसे ही दिन बीत रहा था। और एक दिन सुबह सुपर्णा को जोर से शौच आई तो वो दौड़ते हुए शौचालय गई और दरवाजा खोलते ही देखा कि उसका ससुर मोतीलाल अंदर बैठा हुआ है। सुपर्णा को बहुत शर्म आई। वो अपने पति के पास आकर रोने लगी। अंकुश, अंकुश, ये मुझसे नहीं हो रहा, मुझे घर में ही अपने लिए शौचालय चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है सुपर्णा, गांव वाले ये नहीं होने देंगे, ये हमारे संस्कार के खिलाफ है। लेकिन सुपर्णा नहीं मानी। वो रोती रही, लेकिन रोकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगले दिन वो फिर से शौचालय गई और दरवाजा खोलते हुए देखा कि दरवाजा बंद है। बाबूजी, आप अंदर हो क्या? आज फिर से? लेकिन अंदर से एक औरत की आवाज आई। मैं हूँ। औरत की आवाज सुनकर सुपर्णा चौंक गई। मैं मतलब? कौन हो तुम? हमारे शौचालय में क्या कर रही हो? तभी शौचालय से गांव की एक औरत निकल आई। क्षमा करना सुपर्णा, मुझे खेत में शौच करने से शर्म आती है, लेकिन घर में कोई शौचालय बनाने के लिए तैयार ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे शौचालय में चली आई। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन तुम लोग कुछ करते क्यों नहीं? क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है। आज शाम को गांव की सभी औरतों को यहाँ ले आओ। वो औरत बाकियों को भी जुटा कर ले आई। सुपर्णा ने उन लोगों से कुछ कहा। सभी खुश हो गए। रात को अंकुश घर आया। सुपर्णा, खाना तैयार है क्या? नहीं जी, मेरे पेट में दर्द है, आज खाना नहीं बना पाई, पानी पीकर सो जाओ।
गांव की सभी औरतें यही करने लगीं। अगले 2 दिन तक गांव के किसी भी मर्द को खाना नहीं मिला। सभी परेशान हो गए। अरे, एक साथ गांव की सभी औरतों के पेट में दर्द कैसे हो सकती है? कुछ तो गड़बड़ है भाई, डॉक्टर साहब को बुलाना पड़ेगा। सुपर्णा पढ़ी लिखी थी। उसने डॉक्टर साहब के साथ पहले से ही बातचीत कर ली थी। डॉक्टर साहब आए और बोले, देखो गांव वालों, खुले में शौच करने की वजह से ही ऐसा हो रहा है। खुले में शौच करने की वजह से जीवाणु शरीर के अंदर जाते हैं। अरे लेकिन हम मर्दों को तो कुछ नहीं हुआ। क्योंकि औरतों का शरीर कमजोर होता है, इसलिए ऐसा उन लोगों के साथ ही हुआ। हर घर में शौचालय बनाओ, नहीं तो सभी बीमार पड़ जाओगे और किसी को खाना नसीब नहीं होगा। ये सुनकर सभी के होश उड़ गए और अगले 1 हफ्ते के अंदर हर घर में शौचालय बन गया। सुपर्णा के लिए घर में एक अलग से शौचालय बनाया गया। सुपर्णा बहुत खुश हुई और ऐसे ही गांव की सभी औरतें खुशी खुशी रहने लगी।